कोलंबिया सबसे रोशन और मुतजाद ममालिक में से एक है। खतरा है लेकिन ये पागलपन है, मजेदार है और एक बार यहाँ आकर न जाने क्यों वापस आने और यहाँ रहने का दिल करता है। हम डाकुओं के पीछे भाग रहे हैं। मैं महसूस करता हूँ कि मैं किसी फिल्म में हूँ। ये शोर है जंग से पहले ही शुरू हो गया था। कोलंबिया दुनिया के बड़े मुनशियात फराहम करने वालों में से एक है और तकरीबन हर परवाज से जो इस मुल्क से निकलती है स्मगलिंग के पैकेट निकलते हैं। इस बार एयरपोर्ट पर पुलिस मेरे जिस्म के अंदर ही कुछ तलाश कर रही थी। एक गरीब मुनशियात जमहूरिया। तुम अल्फाडोर्डो एस्कोबार के भाई से वाकिफ और मैंने इस काम किया। मेरे सामान में 1 किलो मुनशिया। जब जेल में था तो इस नतीजे पर पहुंचा कि रोज वापस नहीं जाना चाहता। कोलंबिया की सड़कों पर जेल से भी ज्यादा खौफनाक है। कोलंबिया शायद रूस से थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो। А сколько нужно колумбийцев, чтобы одного дагестанца играть? Вот этих 4 один даг бы точно раскидал. Здесь 9-миллиметровый ствол, может быть у какого-нибудь гопника 14-летнего. और कोलंबिया मोहब्बत और आजादी का मुल्क भी है। अक्सर लोग इसी वजह से यहाँ रहने के लिए आते हैं। मैं तो पहले ही लातीनी हूँ, इसलिए मेरे लिए सफेद लड़कियाँ एक कसौटुक है। तो मैं इसे अभी गला दबा दूंगा, फिर वो मुझे बस गिरा देगी और बस। खानदान के लिए ये कोई अलमिया नहीं है अगर उनके यहाँ कोई बच्चा हम जिन्स परस्त हो। आगे एपिसोड ये कि किस तरह आप अपनी जिंदगी को अचानक बदल सकते हैं, इसे उल्टा कर सकते हैं और लम्हे भी बोर नहीं होते। मेरे यूट्यूब इंस्टाग्राम एलू करते हैं। हमारे दुनिया के इस कोने से कोलंबिया का देखने पर यह इतना बड़ा नहीं लगता, हकीकत में ऐसा नहीं है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाके बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। मैं मिडिलिन से बारानकेला जा रहा हूँ। उड़ान के वक्त बारिश और ठंडी हुआ है क्योंकि ये इलाका पहाड़ी है और जब मैं पहुँचा तो यहाँ की गर्मी और हकीकी कैरेबियन मौसम दरमा है। वाह, यहाँ कितनी गर्मी है, तकरीबन 15 डिग्री ज्यादा। हालांकि हम तकरीबन 40 मिनट तक उड़े और समंदर की खुशबू आ रही है। ये है वो बस जो मुझे हवाई अड्डे से ले जा रही है। सच तो ये है कि मैं शहर के दूसरी तरफ जा रहा था और मैं कहीं मैदान में छलांग लगा दी। 1 सेकंड के अंदर मैंने पहला मोटरसाइकिल सवार पकड़ लिया और वो मुझे तकरीबन मुफ्त में कहीं ले जा रहा है। सड़क की सूरत हाल के बारे में मुख्तसर, कमाल के ट्रक हैं, जवान लोग घोड़ों पर गाड़ियों के साथ कामों पर जा रहे हैं और यह कौम की सारी हकीकत है जो कवानीन को पसंद नहीं करती। टुक टुक चलाने का निशान है लेकिन सब उसके पास से गुजर रहे हैं। सिर्फ उन पर सड़क के किनारों पर आग पर खाना पकाया जा रहा है, कचरा। इन सड़क के किनारों पर लगता है कभी सफाई नहीं हुई लेकिन हर जगह कुछ न कुछ बेचा जा रहा है, ज्यादातर झुकी हुई खेमों और ट्रालियों पर। यहाँ तो हर तरफ मवाद ही मवाद है लेकिन मुझे दूसरे शहर जाना है। मैं सांता मार्टा जा रहा हूँ, एक बहुत लंबी और तंग जजीरा नुमा पर। दोनों तरफ पानी है और यहाँ सिर्फ माहीगीरी की मदद से ही जिंदा रहना मुमकिन है और रास्ते में मिलने वाले माहीगीरों के गांव बस गुर्बत की बादशाही है, लेकिन ये कैरेबियन समंदर पर है। सांता मार्टा एक सियाहती मकाम है। स्टॉप लॉस एंजलिस का निशान है लेकिन ये इसके मेयार पर नहीं मिलता। पहाड़ियों पर जो वाकई कैलिफोर्निया की तरह लगते हैं, कैक्टस और कचरा। बड़े कारोबार में सड़क के इशारे पर खिड़कियों की सफाई है। सड़कों पर तो बिल्कुल भी कोई हिफाजती तदाबीर नहीं है। इस मोपेड पर पूरा खानदान सवार है जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है। शहर का मरकज जबरदस्त है। घर और नौआबादियाती तर्ज़ तामीर कैरेबियन माहौल पैदा करते हैं। यहाँ होटल है जिसका नाम कोलोनियल रखा गया है। यहाँ साबिता कॉलोनी का शर्म नहीं होती। यहाँ तमाम दुकानदार गाड़ियों पर हैं। उनके पास फल और जूस सस्ते, मजेदार और ताज़ा हैं। इस दिरम में 100% अनानास का जूस है। ये मेरे सामने काटा जाता है और उसकी कीमत $1 से कम। मैंने नहीं मांगा, इसने देखा कि मेरा गिलास आधा भर चुका, मैंने एक घूंट लिया। ये कोलंबिया 6 साल रह रहा। इसने एक जुटुक जिंदगी अपनी। जो गुलहरी हमारे पास से गुजरी इस पर तो तवज्जो नहीं दी, लेकिन एग्वाना के करीब रुक गया। वो ज्यादातर सुस्त होते हैं लेकिन तभी उन पर कुछ हमला कर देता है।
शायद किसी ने इसे डरा दिया और वो नहीं देखते हुए भाग रही है कि वो कहाँ जा रही है। बहुत तेज। हाँ, वो तेजी से भागती है और सोच सकती है तुम दरख्त हो और तुम पर छलांग लगाएगी। अगर हमारे मोहल्ले की दादियां बिल्लियों को खाना देती हैं, तो कोलंबिया की दादियां एग्वाना को भूखा नहीं रहने देती। एहसान के बारे में ऐसी ही एक खाला की वजह से ये नोट अखबार में आया। और ये सीनूरा वो यहाँ काफी बीच रही है पार्क में, और फिर वो एक तस्वीर दिखाती है और वो वाकई उसके हाथ से खा रही है। आधे घंटे कम वक्त गुजरा था कि हमारे करीब किसी को लूट लिया गया। नहीं मालूम, शायद चूर को पकड़ रहे हैं। चूर शायद, लेकिन कुछ तो हो रहा है। सब लोग भाग रहे हैं, बच्चे हटा दिए गए हैं और सब भाग रहे हैं। Все бегут, бежим и мы. Мы бежим за грабителями. Да, несемся. लोग गायब हो गए। सब कुछ कितना तेज है। वहाँ कुछ नहीं है, शोर मच गया और अब कोई नहीं है। सब भाग गए, लेकिन वो उधर भाग गए। और वहाँ, क्योंकि वहाँ अभी 2 ब्लॉक और हैं, और वहाँ तो वाकई ज़ोंबी लैंड शुरू होता है। वहाँ बहुत खौफनाक है। कोलंबिया में खतरनाक इलाके हैं और यहाँ रहते हुए भी कई साल गुजर जाने के बावजूद उन दर्रे मुश्किल में पड़ जाता है। बस ऐसा ही आदमी ये मुहिम जोई की तरफ खींचता है। पहले तो मैंने कुछ हिफाजती इक़दामात किए थे, अब भी ऐसा है। मैं खराब इलाके में जा रहा हूँ और जानता हूँ कि मैं वहाँ कुछ नहीं करने वाला हूँ। तस्वीर में वहाँ टेक्नोलॉजी घर छोड़ देता हूँ। आईफोन एक दिलकश चीज है। हाल में इस पर दोबारा हमला हुआ। उन 5 सालों में ये चोरी की चौथी कोशिश थी। ये सांता मार्टा में हुआ। इस बार वो पहले से ही 4 थे, ना कि 2, और उनमें से 2 चाकू के साथ थे। मैंने मुजाहमत की, लेकिन मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि किसी तरह निकलूं और भाग जाऊं। यहाँ और वो यहाँ भी हैं। वो इतने बिल्कुल पेशावर चूर नहीं है। ये नौजवान हैं गंडे, वो मेरे ऊपर आ चुके थे। आखिर में इस दौरान 2 लोग मेरे पास आकर इस तरह चाकू लहरा रहे थे मेरे पहलू के करीब, और फिर भी मैं अपना ये आईफोन एक हाथ जेब में है, दूसरा हाथ ऊपर है, लेकिन सब ने मुझे पीछे फेंक दिया और सब कुछ ले लिया। मुझे इस रात उड़ान भरनी थी, इसलिए मेरे पास सब कुछ था। वहाँ दस्तावेजात, पैसे, मेरे एयरपोर्ट्स पड़े थे। ये भी काफी अच्छा है। उन्हें सब कुछ ली। हाँ, ये बस एक क्लिक में खुल जाते हैं। और इससे पहले भी ऐसे वाकयात हुए थे। हमेशा 2 लोग होते थे, और उन पहले 3 कोशिशों में ये सुस्त डकैतियां हमेशा खत्म हो जाती थीं। इस बात पर कि भाग रहे थे, चप्पलें गिरा रहे थे। वहाँ मेरे अंदर एक रूसी लड़का जाग उठता था। ये वैसा नहीं जैसा कि मैं मास्को के तजुर्बे में याद करता हूँ। कुछ लड़के कफकाज से हैं। वो वहाँ दागिस्तान में वालिद तुम्हें घूमने ले जाते हैं, तुम्हारी उम्र 3 साल है, जाओ अपने पड़ोसी से लड़ो। कितने कोलंबायों की जरूरत है एक दागस्तानी को खेलने को, नहीं मालूम। खालिक, मुझे लगता है कि उन 4 में से एक दागी उन्हें बखेर देगा। अगर हम सरकारी अदाद शुमार पर नजर डालें तो बहुत से लोग उस पर हिफाजत जांचने के लिए इन्हिसार करते हैं। ये कत्ल के हवाले से दर्जा बंदी है। यहाँ ये रोज से कहीं ज्यादा है। रोज में ये 1 लाख आबादी पर 8 लोग हैं, 8 कत्ल। यहाँ ये 1 लाख आबादी पर 25 कत्ल है। यहाँ पिस्तौल निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर रोस में आग के हथियार संजीदा सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हैं, और शिकार करने वालों के पास भी हमवार नलके हैं। यहाँ 9 मिलीमीटर का नलका, शायद कोई 14 साला गोपिन। खून की वजह से आपको मारने वाला कोई नहीं होगा, ये वाजे है। वो लोग हथियार दुखा सकते हैं। कोलंबिया को रोस से बेहतर कैसे मुख्तलिफ है? बस यूं ही तुम्हें नहीं मारेंगे कि तुम अपने इलाके में नहीं आए हो। नामुमकिन है। अगर तुम्हारे पास कुछ दिलचस्प नहीं है जिसे तुमसे छीन लिया जाए, तुम एक चलता फिरता हो। जाओ कहीं भी जाओ, उन्हें तो दिलचस्पी होगी। वो और कहेंगे, ओ गरंगो, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम खो गए हो? वो तो तुम्हें दावत देंगे, तो बैठो, पीपे पियो। गरंगो को जिंदगी में नहीं देखा, यहाँ हमारी सरजमीन पर नहीं देखा। गैर महफूज इलाकों में अजनबियों और पुलिस वालों पर मुसलसल नजर रखी जाती है। हर चौराहे पर एक लड़का खड़ा होता है जो देखता है कि क्या पुलिस आ रही है। अगर कोई है तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है, मानोलो मानोलो मानोलो। आंद्रे ने खुद भी कोलंबियाई पुलिस वाले का यूनिफॉर्म आजमाया, और ये इस बात के बावजूद है कि उसने कोलंबिया में जेल में गुजार कर किया। पहला साल मुझे जेल में गुजारना पड़ा, तो मैं मई 2018 में रहा हुआ। 1 साल और 8 दिन जेल में गुजारने के बाद तो मैं यहाँ आया और तकरीबन फौरन ही जेल में जा पहुँचा। ये कैसे हुआ? हाँ, तकरीबन फौरन मई 2017 में। Когда я улетал отсюда, у меня в багаже был килограмм кокаина. और वो वहाँ कैसे पहुँचा? मैंने इसे वहाँ इत्तेफाकी तौर पर रखा। यह तो बस सादा नंबर है। जब कहीं कुछ बेचने का मौका मिलता है जो 50 का है, जबकि यहाँ उसकी कीमत 2 दोस्तों, उनकी तादाद 25 है।
कल 1 किलो के लिए, और अगर वहाँ 3 या 5 हो। ये एंड्रू का तीसरा सफर था। मैंने 2 कामयाब सफर किए। मैं खुद अपने लिए काम करता था। मेरा खतरा, मेरे पैसे, सब कुछ खुद किया। मैं खरीदता था, कहीं ले जाकर उसे बेचता था, और जब मुझे पकड़ा गया तो उन्होंने मुझे फौरन बताया, लूसी आराम करो, ये 1 किलो है, हमारे पास 1 किलो है, इस्तेमाल के लिए है, तुम्हें ज्यादा नहीं देंगे। वो कहते हैं तो तुम गैर मुल्की हो, तुम्हें खराब जेल में नहीं डालेंगे, फिक्र ना करो। और वो कहते हैं हम भी बच्चे नहीं हैं, हम यहाँ सालों से इस हवाई अड्डे पर काम कर रहे हैं और जानते हैं कि हर बैन अल अक़वामी परवाज। वो कहता है कोई भी तैयारा जो कोलंबिया से उड़ता है तो कम से कम 1 किलो तो होगा, वहाँ तो ये यकीनी है। मैं हाँ बेहतर यहाँ पकड़े यूरोप में पकड़े जाने से, वहाँ 20 साल सजा मिलेगी। कोलंबिया की जेल में कैदी खुद पर छोड़ दिए गए हैं, आजादाना घूमते हैं, बलूट खेलते हैं, आग पर खाना पकाते हैं और यहाँ तो पूरे जानवर का गोश्त काट रहे हैं। कभी कभी आजादी इलाके पर कंट्रोल के लिए जंगों का बाइस बनती है। हमला आवर गैंग दीवार तोड़कर अंदर आ रही है और हाथ में हथियार है, मुखालफिन में दाखिल हो रहा है। यहाँ एक दीवार अगली बार के लिए बंद की जा चुकी है। ऐसी ही एक हमले के दौरान एंड्रू को गोली लगी। सिर्फ ऐसे ही लम्हात में फसादी पुलिस मुदाखलत करती है, कैदियों पर स्मोक बम फेंकती है। ऐसी गोली लगने की वजह से एंड्रू के पेशानी पर अब भी एक जख्म है। इसके अलावा इलाके में कोई भी ममनुआ चीजें दाखिल हो जाती है और जब पैसे थे तो एंड्रू को बोरियत नहीं होती थी। मैं बैठूंगा और नहीं खाऊंगा रोम्बा। इसके अलावा एंड्रू जल्दी रहा हो गया। हाँ, मेरा बेटा रूसी जेल में है। 20 ग्राम पाउडर लड़के को 7 साल सजा, लेकिन 20 ग्राम के लिए 7 साल ये तो गैर मुनसिफाना है, गैर मंतिकी है। यहाँ 1 किलो की 2 साल सजा दी गई। Поскольку статья эта не связанная с насилием, 3/4 срока отсиживаешь и автоматом на УДО. जब मैं जेल में बैठा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं रोज वापस नहीं जाना चाहता। तो मैंने सोचा, ओ खुदा, अगर ये लोग जो यहाँ बैठे हैं मुजरिम हैं तो वो तो बिल्कुल ही अच्छे लोग हैं। बिल्कुल बस अच्छे लोग हैं। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे अब जानते हैं कैदियों की छेड़छाड़, और अब किस कुर्सी पर बैठेंगे, आप वहाँ क्या करेंगे। यहाँ तो ऐसा कोई तस्वुर ही नहीं है कि किसी इंसान को बेइज्जत करना या तौहीन करना है। कोलंबिया की गलियों में बहुत से बेघर लोग हैं। बहुत से बेघर लोग सड़क पर पैदा हुए, इनके वालिदैन जीते थे, नहीं सोचते कि जिंदगी किसी और तरह गुजारी जा सकती। जेल से बाहर निकलने पर एंड्रू सड़क के बीच में तन्हा था। कुल खौफनाक एक मुश्किल लम्हा। ये तो मेरी आजादी का पहला साल है, अभी तक कोई काम नहीं है। मैं हॉस्टल में रजाकार हूँ, मुझे सोने का बिस्तर मिल जाए। सड़क पर एक बेघर भीख मांगने वाला मेरे पीछे लग जाता। वो कहता मुझे कुछ सके दे दो। मैं कहता हूँ नहीं सके, मैं चलता। कभी ऐसा होता है कि वो मुझे पीछे से पीछा करने लगता है, वो मुझे तंग करता तो मैं इसकी तरफ मुड़ता हूँ और सख्ती से कहता हूँ भाई। मैं कहता हूँ मैं भी तो यार 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अचानक वो कहता पहले क्यों नहीं बताया। एक छोटा सा पैकेट निकालता है, इसमें 3-4 नोट हैं, इसके पास ले लो। वो कहता है खाने के लिए थोड़े पैसे हैं। यार मैं तो तकरीबन रो पड़ा, सच में। ये मुझे बहुत मुतासिर करता है, ये इंसानी ख्याल कि एक ऐसा इंसान जिसके पास खुद कुछ नहीं है इस चीज से भी शेयर कर सकता है जो उसके पास। अब एंड्रू भी एक जेल में रहता है, एक अच्छे घर में जहां सिक्योरिटी है, इसकी दूसरे रिहायशियों की हिफाजत करती है। 4 कमरे का अपार्टमेंट। हमारे मकामी कोलंबियाई पैमानों के मुताबिक इसे तो पेंट हाउस भी कहा जाता है। यहाँ छप्पर के नीचे अब गाड़ी पार्क कर सकते। ना तो सूरज की गर्मी पहुँचती ना ही ओले पड़ते। एक स्विमिंग पूल और एक जिकोज। ये कमाल का मंदिर है, बस कमाल का है। मैं समझता हूँ बड़ा है। और ये 2 ऐसे हैं कमरे, 2 छतरियों की तरह हैं जहां आप यहाँ मेजें रख सकते हैं। यहाँ और दोस्तों को मदऊ करे, खुश रहें। ऐसे मीठे मौके सयाहों के लिए जो थोड़ी देर के लिए आते हैं वो नहीं मिलते, क्योंकि खुद मकामी लोग उन्हें तलाश करते हैं। एंड्रू इस खातून के साथ एक कमरा किराए पर ले रहा है, खूबसूरती देख रही है, जिसका नाम थरीजा है। इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है और उसके ऑक्सीजन सिलेंडर। तो यहाँ हमारे पास 5 लोग रहते हैं। हमारे पास यहाँ 4 मेहमान हैं और हमारे साथ खुद सीनूरा थरीजा रहती है। और अब 4 लोग हैं। कितनी किराया देते हैं? हर कमरे का किराया $150 है। अपार्टमेंट का किराया $600। एंड्रू के कमरे में लीक एस्कोबार की तस्वीर है, जबरदस्त टोपियां हैं और समंदर और होटल हिल्टन का शानदार मंजर है। ये तो वाकई एक तोहफा है हकीकत में।
जब सुबह सवेरे उठते हैं तो बाहर निकलते हैं और फौरन कहना चाहता हूँ कि क्या खूबसूरती है। शुरू में जो चीज मुझे सांता मार्टा में पसंद नहीं आई वो बंदरगाह थी। ये तो बिल्कुल शहरी मंजर है, यकीनन ये एक ताकतवर तामीराती अंदाज है। और फिर मैं आदी हो गया और मुझे तो ये पसंद भी आने लगा, क्योंकि यहाँ होने की वजह से अब कुछ खूबसूरत क्रूज जहाजों को देख सकते हैं। जब मैं एक क्रूज जहाज को देखता हूँ तो मैं बार्स की तरफ भागता हूँ, समंदर। मैं जानता हूँ खूबसूरत अमरीकी लड़कियाँ आएंगी, बातचीत करने का मौका मिलेगा। मैं लातीनी किस्म का हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, इसलिए मेरे लिए सफेद फार्म लड़कियाँ गैर मुल्की हैं। अब तो सिया फार्म लड़कियाँ भी सबको नजर आ चुकी हैं। शाम को न सिर्फ आंद्रे बल्कि बाकी तमाम कोलंबियाई भी किनारे पर आते हैं, ज्यादातर बस ऐसे ही एक स्पीकर के साथ बियर और औरतों के साथ। ये कैसी सालसा चल रही है? ओपो, ये तो मेरी तैयारी है। ओ देखो, इसका कितना गुलाबी चमकदार लिबास है। ये खुदा, तो मेरे खुदा। आंद्रे कोलंबियाई ख्वातीन के साथ ताल्लुकात ज्यादा बेलोस होते हैं और ये जज्बे पर मबनी होते हैं। यकीनन ख्वातीन दोस्तों खूबसूरत है, मोहब्बत करने वाली हैं। ये बराबर के हुकूक हैं, वो तुम्हें इस खेल में शामिल होने पर मजबूर नहीं करते। मुझे हासिल करो, मेरा मतलब है मैं क्यों कोशिश करूं? क्या तुम वही नहीं चाहती जो मैं चाहता हूं? यकीनन लड़की वही चाहती है जो लड़का चाहता है। हमें जरूरत होती है, हम रात एक साथ गुजारना चाहते हैं। बेहतर यह है कि हम अलग हो जाएं और एक दूसरे को कभी ना देखें। और कोलंबिया के लोग ऐसे ही हैं। मैं रोज तरबियत दी गई ये मोहब्बत, ये तो जेंटलमैन का रवैया है। पावाडो बना, हाँ, ऐसा जेंटलमैन जो पूरी तरह से जेंटलमैन हो। मुझे पसंद है तवज्जो देना, लेकिन जब ये बिल्कुल ऐसे पेश किया जाता है जैसे तुम्हें ये करना ही है और किसी भी के साथ। आंद्रे का कहना है कि कोलंबिया में बहुत सी बाइज्जत लड़कियां हैं। फिर से ऐसा ही एक ख्याल है। यहाँ लड़कियां सिर्फ पैसों की तलाश में हैं, फायदे की खातिर, कि इनमें से आधी तो बिल्कुल रात की तितलियां हैं और पैसों के लिए सब कुछ होता है। हाँ, लेकिन ये जैसे कि इसके पीछे कुछ वजूहात हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर दोस्तों, अगर तुम एक सयाह हो, कुछ वक्त आए हो, तो तुम किसी लड़की की तलाश में नहीं हो कि इससे शादी करो। तुम्हें तो बस जल्दी कुछ चाहिए, नाइट क्लब में जाना है और वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ से ये दकियानूसी तस्वुर जन्म लेता है। हकीकत में ऐसा नहीं है। जानना जरूरी है कहाँ जाना है। अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो आपको वहाँ कोई बुरी चीज मिलने का इम्कान नहीं। क्या आप एक अच्छी औरत तलाश करना चाहते हो? एक ऐसा इवेंट जिसे साइक्लोवे कहते हैं। शहर की मरकजी सड़कें बंद कर दी गई हैं और जिनके पास साइकिल, रूलर, हाथ पाँव हैं, क्योंकि तुम बस चल भी सकते हो, बस कुत्ते को घुमा सकते हो। और वहाँ बस खूबसूरती का एक परेड है। सब लोग फुट हैं, सब खूबसूरत हैं, खूबसूरत लड़के और लड़कियाँ, और वाकई देखना खुशगवार है। और वहाँ तुम फैमिली की लड़की से मिल सकते हो जो कभी जिंदगी में नहीं किया, उसने तो भी नहीं देखा कि कैसे। नहीं जानता उसे कहाँ से। ये हम सांता मार्टा किनारे पर हैं, जहाँ हमें ब्राजीली समझा गया। मुझे अक्सर ब्राजीली समझा जाता है। समझ से बाहर लहजा, लंबा कद और बड़े कान, उनके लिए ब्राजीलियों की अलामत है। और फिर मैं गंदुमी रंगत का हूँ। मेरी शक्ल रूसी, खास तौर पर रूसी के लिए गैर मामूली है। और हमें ताजिर मुतवज्जे कर रहे। यहाँ उनके पास जूस, जाली सोने और रोटी है जो वो केले के पत्तों पर पकाते हैं ताकि जल ना जाए। कितना अच्छा सा कुत्ता है। यहाँ उन्दर्रे अपना दोस्त है और हर 2 मिनट बाद किसी से मिलता है। ये क्या है? हाँ, हम यहाँ सब कुछ जानते हैं। रिजॉर्ट में डिस्को बसें चलती हैं। खुशी का दर्जा उनके अंदर का हाल इस पर मुनहसर है कि उन्होंने कितना पिया है। यहाँ मुसाफिर उदास हैं और यहाँ तो नशे में है। बहुत बार मैं फेसबुक पर देखता हूँ कि कोई कहता है, यार मैंने तो सब कुछ देख लिया है, मुझे कोई सीरियल या फिल्म बताओ। मैं ऐसा हूँ यार, सोचता हूँ, हाँ मैं तो बिल्कुल भूल गया हूँ जब मैंने यूट्यूब भी चलाया था। यार कोलंबिया में सब कुछ इतना रंगीन है, तो खुद भी सीरियल में है। मुख्तसर ये कि मैं वाकई में महसूस करता हूँ कि मैं किसी फिल्म में हूँ। Это наш друган. Правда, друган напугал ребенка. कोलंबिया की लड़की से शादी करने का इरादा नहीं है। कोलंबिया की लड़की से शादी ये लातीनी ड्रामे पर शादी करने जैसा है। बहुत सारी ड्रामा होगा, बहुत सारी सैलसा होगी, जज्बात,
अगर कोई जज्बात के पीछे भाग रहा है तो सच कहूँ तो कोलंबिया की लड़की से शादी कर लो, अब नीचे नहीं उतरना होगा। दर हकीकत सीरियल्स देखना बस दिलचस्प नहीं रहता, क्योंकि जब आप कंप्यूटर या टेलीविजन पर सीरियल देखते हैं तो ये सब दो जहती होता है, ये सिर्फ एक स्क्रीन। जब तुम पहुंचे दोस्तों टिकट खरीदना, तुम एक ड्रामे टिकट खरीद रहे हो। इन जज्बात के साथ महारत से खेलते हैं, ऑपरेशन करते हैं। वो जानते हैं कि अगर हर रोज तुम पर चला जाए तो बस तुम खत्म हो जाओगे, साइल खत्म हो जाएगा, तुम डर जाओगे और भाग जाओगे। तुम्हें झूले देते सुबह मसलन एक ऐसा मंजर हो सकता है, सुबह वो बिल्कुल एक गीशा की तरह होती है। वो वहाँ तुम्हारे पाँव की उंगलियों को चूमती है, तुम्हें हर जगह खुशी देती है। तुम बस मदहोश हो जाते हो, सोचते हो मैं जन्नत में हूँ। आधा घंटा गुजर जाता है और वो कहती है ये क्या है जो तुम वहाँ कर रहे हो, तुम्हें किसने पैगाम दिया, पैगाम लिखा, और ये तुम्हें वहाँ कौन है, फेसबुक पर लाइक दिया, और फिर शुरू हो जाती है ऐसी गर्मी जैसे फर्नीचर ओढ़ने लगे वहाँ तक जा सकता है। जब तक के मुनासिब औरत नहीं मिली, मेरे पास एक लड़की थी। तकरीबन 1 साल पहले हम होलियाना से मिले थे। मैं हमेशा इसे यही नाम देता था, मुख्तसर में अलिया हमेशा हंसती थी। मैंने फौरन खबरदार कर दिया, जब मैं देखता हूँ कि हमारे ताल्लुकात हैं, हम एक साथ रहने लगते हैं, खेलों के साथ प्यारे, लेकिन हम तुम्हारे साथ इस वक्त तक हैं जब तक कि धुंधली बीवी ना हो। बस अगर तुमने मुझे नुकसान पहुँचाया तो मैं चला जाऊंगा। मुझे याद है वहाँ हमारी एक ऐसी पहली पुरजोश रात थी। हमने एक मोटर लिया, हम होलियाना वहाँ आराम करने जा रहे हैं, और आमतौर पर यह क्लासिकी मिशनरी पोजीशन होती है, सब कुछ नहीं, कोई पेशगी इशारा नहीं होता। और वो कहती है मेरी जान, मैंने कुछ यूं कहा मेरी बच्ची, मैंने कभी किसी को नहीं दबाया, मैंने सुना है कि ऐसा होता है, 2 चोटें, और मुझे फौरन बाम और बाम जानवर ने कहा। तो मैं अभी उसे दबा दूंगा, अब वो मुझे बस गिरा देगी, और सब कुछ सीखना पड़ा कि कैसे बांधना है, कैसे खोलना है। हाँ, बांधना आसान है क्योंकि बांध दिया, और छोड़ दो आराम करे, मैं जाकर काफी ले आऊंगा। इंदुरी ने ज्यादातर वक्त मेडेलियन शहर में गुजारा, जो इसका बार का वतन है। मैं मेडेलियन की बहुत याद करता हूँ यहाँ, खास तौर पर इस लिहाज से कि ये पूरे कोलंबिया में ऐसा है। ये मालूम है कि मेडेलियन की लड़कियाँ सबसे खूबसूरत, सबसे मोहब्बत करने वाली होती हैं। हकीकत मेडेलियन में मेरे पास एक ऐसी मजाक है जो जुज़वी तौर पर मजाक है कि अगर मैं दिन में कम अज कम 3 बार मोहब्बत में ना पड़ा, उसका मतलब है कि मैं घर पर बैठा था। मैं इसमें मेडेलियन में हूँ, लेकिन वहाँ तो दिल के दौरे की बात है। मैं देवियों को देख रहा हूँ, देवियाँ चल रही हैं। यहाँ तो दिन में एक बार मैं ऐसा देखता हूँ जो मुझे पहनने चाहता है, सूरज की ऐनकें ताकि आंखें न जाए। वैसे मीठे कोलंबियाई शहर मेडेलियन और उसके गुनाहों के बारे में मेरी चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, उसे देखो अगर नहीं देखा। लातीनी अमेरिका में ऐसे फल मिलते हैं जो मैंने कभी नहीं देखे। मकामी फल लातीनी है। उसने वैसे क्यूबैन लोगों की बहुत मदद की, क्योंकि ये बहुत सस्ता है, बहुत आसानी से उगता है, जैसे कि जड़ी बूटी, और कीड़ों से नहीं डरता, बस पुरतोश का काफी। हाँ, बिल्कुल कद्दू की तरह लगता है, नर्म, अंदर से ये कद्दू की तरह है, ऐसा रेशेदार नारंगी, जबरदस्त मिल्क शेक है। तुम्हारे सामने सब्जी है या फल, छूने में भी टमाटर की तरह है, और उसकी छिलका भी इतना ही पतला है। फिर कुछ ऐसी चीज है जो साख्त में मुशाबे, और बीज भी मुनज़्ज़म है। ये पोस्ट नवा है, ये पोस्ट नवा है दरख्त का टमाटर। ये ज्यादा मीठा है, ये जैसे बहुत मजेदार करीम के टमाटर की तरह है, बस इसमें चीनी है। हर जगह लॉलीपॉप्स बेचे जा रहे हैं। को पसंद है। तसव्वुर करें ऐसी एक चीज है, खत्ता जेल में भी ये एक तरह की करेंसी थी, तो महंगा नहीं है। 4 चाउपस के बदले एक गांजे का जोड़ा मिल सकता था। सांता मार्टा की मरकजी तफरीही सड़क पर लोगों का हुजूम और पुलिस है। एंड्री ने अपने दोस्त से मुलाकात। मैंने शहर के मरकज में पार्टी गली में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया है। दाखिला पार्क से है। मालिकों के काम ठीक चल रहे हैं। देखो, नया रेफ्रिजरेटर महंगा है। नॉर्मल शावर के लिए अब तक पैसे नहीं जमा किए हैं। यहाँ मेरे पास
कपड़े धोने का हर मौका इस्तेमाल किया जाता है। खिड़कियों पर गिरलें दूसरे फ्लोर पर भी लगाई गई हैं। मालिक ने कहा है कि जो भी ताले हैं उन्हें बंद करना जरूरी है। ये लकड़ी का दरवाजा है, इस पर ऐसी ही एक गर्ल है और वहाँ एक और दरवाजा है, इसे भी बंद करना जरूरी है। घर के करीब एक फार्मेसी है, लेकिन वहाँ हर चीज मौजूद है। फार्मेसी देख रहा हूँ, वहाँ बियर के रेफ्रिजरेटर्स हैं। हाँ दोस्तों, बात यह है कि यहाँ की फार्मास्यूटिकल मसनूआत कोलंबियाई है। यहाँ तक कि वो इतनी तरक्की कर चुकी है कि हमारे पास हर चीज के लिए दवाएं मौजूद है। ये अद्वियात हैं उदासी के लिए, बियर, रोम, विस्की, ये सब कुछ मौजूद है। यानी पहले मैंने पी लिया, उदासी को भगा दिया, फिर पानी पिया, फिर ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी। ये मशरूबात हैं जो नमकियात का तवाज़ुन बहाल करते हैं। तो यहाँ बस बिस्कुट, सिगरेट और क्या है, सब कुछ, और सफाई के सामान, दवाएं, सब कुछ जैसे किसी भी नॉर्मल फार्मेसी में मौजूद है। मैंने चिप्स को सिविल्डर किया, हाँ, और फौरन इसके बाद फेंट्रस्से की जरूरत पड़ सकती है। खुद उन्दर्रे काफी अरसे तक एक हॉस्टल में रहा। ख्याल करें, क्लास तो बस जबरदस्त है। हॉस्टल मुश्तरका इलाके बाहर काउंटर स्विमिंग पूल। यहाँ ज्यादातर गैर मुल्की रुक जाते हैं, इसलिए कीमतें ज्यादा है। पिज़्ज़ा का तीलिस $5 $6 और स्विमिंग पूल में यूरोपीय सीनोरिटीज हैं। बहुत खूबसूरत है, लेकिन हॉस्टल के स्टेटस के बावजूद बहुत खुशगवार माहौल है। एक रेस्तोरान, हाँ, एक छोटा सा रेस्तोरान। हॉस्टल के साथ एक रेस्तोरान है, मजबूत मशरूबात, नाश्ता। मैं यहाँ कुछ महीने रहा। हमने एक शख्स को जगह दिया। दिन है, मौसीकी बज रही है, इसलिए सब कुछ जिंदा दिल है। शोर मचाना मुमकिन है, 10 बजे के बाद मौसीकी बंद कर देते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि समंदर पर कैसा है। हंसी इनरी के दोस्त है जो गए हैं, इनमें से एक के साथ वो काफी अरसे तक हमसायगी में रहा। मुझे हॉस्टल का माहौल पसंद है कि यहाँ हमेशा नए लोग मिलते हैं। यूरोपीय सयाह, बात करने के लिए बहुत कुछ होता है, सुनने के लिए भी। और वहाँ एक चली का आदमी आता है और हमारे पास वहाँ एक तफरी है जिसे पब हरावुल कहते हैं। ये इस वक्त होता है जब पूरा हॉस्टल इकट्ठा होता है और एक ग्रुप बार्स और क्लबों की तरफ जाता है। वहाँ हम इस हिवेयर से मिलते हैं। हम हिवेयर के साथ बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और वो लड़कों की तरफ माइल है, मैं लड़कियों की तरफ। हमारे दरमियान कोई मुकाबला नहीं है और सिर्फ दोस्ती और बहुत अच्छा रवैया। वो एक अच्छी अमीर चली की खानदान से है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो वाकई दबाव डाले। मैंने यूरोप में सुना है कि वहाँ बच्चे को स्कूल में उन चीजों के बारे में सुनना पड़ता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और कुछ वक्त तक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कैथोलिक लोग बहुत ताकतवर हैं, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। और सबसे बेहतरीन कॉलेज जहाँ वालिदैन अपने बच्चों को दाखिल करवाना चाहते हैं वो कैथोलिक कॉलेज है। वहाँ कोई LGBT नहीं हो सकता। कितनी बार मैं अपने टूर ग्रुप के साथ गया हूँ। हम नाइट क्लब जाते हैं। हम हमेशा नहीं जाते, लेकिन आधी बार हम जाते हैं जब ग्रुप चाहता है कि वो रात की जिंदगी से मिले। और हर बार मुझसे पूछते हैं क्या हम वाकई क्लब में आए हैं। दोस्तों, अगर अपने डांस फ्लोर पर मर्दों को बोसा लेते देखा तो ये गी क्लब नहीं, बस उनकी तादाद ज्यादा है। सिर्फ मुआशरा ही हम जिन्स परस्तों को बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि हम जिन्स परस्त भी मुआशरे को बर्दाश्त करते हैं। ये खानदान के लिए अलमिया नहीं अगर उनके पास हम जिन्स परस्त बच्चा हो। यानी वो इसको बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं। के लिए ये ना कोई उनसर है ना बहस का मौजू। चाहे वो हम जिन्स परस्त हों, हमें क्या फर्क पड़ता है। अंदरियों के पास भी कभी कभार मर्द आते हैं। ऐसे वाकयात हुए हैं तो नहीं जानता। रूस में मैं शायद बिल्कुल ही अजीब महसूस करता, लेकिन यहाँ मैं खुद को मुतासिरा नहीं महसूस करता। ऐसे वाकयात हुए हैं कि हम क्लब में हैं, बार के पास हूँ, एक मर्द मेरी उम्र का आता है और कहता है कि मैं तुम्हें पीने की दावत दे सकता हूँ। फौरन वाज़ेह होता है कि वो मुझे अप्रोच कर रहा है जैसे हम किसी लड़की के पास जाते हैं। बोरिस कहता है कि पीने का वक्त। मैं फौरन कहता हूँ भाई मैं यहाँ लड़कियों के साथ हूँ। यानी वो बिल्कुल ही शाइस्तगी से बात करता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई वहाँ आकर Схватил меня за жопу и сказал: «О, какой ты классный!» बेतरतीबी, तबाही और खतरात के बावजूद एंड्रू मकामी लोगों और जिंदगी के तर्ज का बहुत एहतराम करता है। सच बताऊं दोस्तों, ओलंबायों की तरबियत मुझे पसंद है। वो जिंदगी के बारे में रवैये की कदर करते हैं। ये लोग अपनी हर चीज की कदर करते हैं। और देखें, ये बिल्कुल साफ और प्यारा है।
मैंने कभी भी ऐसी तबाही नहीं देखी, खास तौर पर अपार्टमेंट की इमारतों में, यहाँ तक कि मैंने कोलंबिया में कभी भी ऐसा नहीं देखा। हाँ, वहाँ गरीब लोग हैं, ये फोलिस हैं जो पहाड़ों पर हैं, तो ये तामीराती कचरे से चिपके हुए यूं कह लें बनाए गए हैं। दरहकीकत कोलंबाइयों ने सादा इंसानी खुशी का नुस्खा दरियाफ्त कर लिया है। ये उनकी बहुत मदद करता है। मौसम के लोग सूरज हमारी बैटरियों को चार्ज करता, और कोलंबियाई वो खुद में अपने मुस्बत रवैये को परवान चढ़ाते हैं। एंजू के ख्याल में लातीनी अमेरिका में कोलंबियाई सबसे मेहरबान और प्यारे लोग हैं। ये अजीब है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने स्कारफिशी देखी है। ये बहुत अजीब खबर है कि कोलंबियाई दोस्तों वो वाकई बहुत नर्म मिजाज हैं। शायद वो कभी बहुत सख्त और बेबाक थे, शायद, लेकिन अब इस बारे में कुछ भी याद नहीं दिलाता। खुद कोलंबियाई मैक्सिकन और ब्राजीलियों के बारे में कैसे सोचते हैं जो उनसे डरते हैं? लड़ना, किसी से डरना, खुद कोलंबियाई भी इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं और वो इससे शर्मिंदा नहीं होते। अगर आप इनसे पूछें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये जो जज्बात का जोशो खरूश जारहियत है, वो कहते हैं शायद सबसे बेबाक मैक्सिकन और ब्राजीली है, और हम कहते हैं नहीं, अब क्या कह रहे हैं। अगर ब्राजीली से यही पूछें कोलंबियाओं के बारे में क्या ख्याल है, वो कहेंगे वो अच्छे लोग। मकामी लोग पैसों के बारे में हमसे ज्यादा सादा है। वो कोलंबियाई लोग तो बहुत आराम से हैं, उनका कुछ और ही अंदाज है। खा लिया, ये तो अच्छा है। अगर मौसीकी है, वाव, तो ये वाकई है। जश्न, वाकई, और हर दिन एक जश्न है। ये तो बिल्कुल कौमी ख्याल है। जो तुम देखते हो, दुकानें खुली हैं, हजामत की दुकानें, हर किस्म की सर्विस, लोग काम पर जा रहे हैं, बाल कटवाने और खूबसूरती बढ़ाने का मौका मिले। मजमूई तौर पर ख्याल ये है, एक हफ्ते में पैसे कमाना है, आखिरकार हफ्ता आता है और जश्न मनाना है। यही तो कौमी ख्याल है। हमारी जिंदगी भर लोग मेहनत करते हैं, मर जाते हैं, उन्हें मौका भी नहीं मिलता एक बार जश्न मनाना। ये एक ख्याल है जिस पर लोगों ने यकीन किया, और ख्याल ये है कि खुश होना शर्मनाक और बुरा है। यही तो खौफनाक है। ये तो हमने हकीकत में सोवियत यूनियन में सिखाया था। मैं ये समझता हूँ कि ये लोग सब के सब अमीर नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वो खुश हैं। उन्होंने इस तस्वुर को बदल दिया कि अगर आप अमीर नहीं हैं तो आप खुश नहीं हो सकते। इसके बजाय जो चीजें हमेशा की कीमतें हैं, वो सबसे पहले खानदान है। उनके दरमियान बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं यहाँ सांता मार्टा में तवानाई ले रहा हूँ। ये पसंद है, अर्द गिर्द देख, वालिदैन, उनके बच्चे। पुराने कोलंबियाई घरों में एक खास कैरेबियन रूह है। ये क्यूबा की तरह लगता है। ये पुरानी इमारत है, रंग तो बिल्कुल उखड़ चुका है। खास तौर पर मुझे ये चीज बहुत पसंद है। ये तो टाइलों की बिल्कुल इश्तिहार है। ये क्या है? ये एक रिहायशी घर है। वहाँ एक खानदान रहता है, लेकिन उनके पास यहाँ कोने पर एक छोटा सा दुकान भी है। यहाँ एक ऐसा छोटा सा दुकान है। ये भी ऐसी ही बोसीदा हालत है। इसमें मौजूद है काफी मुस्तनद, लेकिन बहुत प्यारी। और देखें, ये दरवाजा भी ऐसा लकड़ी का कंधा किया हुआ अच्छा दरवाजा है, और यहाँ से रिहायशी इलाके का आगाज होता है। वैसे सिनीवरा वो इस मशीन पर है, पुरानी सिंगर ऐसी, और वो कुछ बैठकर आमतौर पर शाम को सिलाई करती है, और एक पिछोड़ा भी है, और ये पुरानी झूले वाले कुर्सियां हैं। ऐसा महसूस होता है कि यहाँ एक खानदानी माहौल है। आराम से उस वक्त तुम एक ऐसे मरहले से गुजर रहे हो जो मकामी फलसफे के साथ जड़ा हुआ है। ये पहली बार नहीं जब मुझे माली मुश्किलात का सामना हुआ। सबके साथ मसाइल होते हैं। पहले भी मेरे साथ ऐसी मुश्किलात हो चुकी हैं कि बगैर पैसों काम के बैठा हूँ और समझ नहीं आता क्या करना है। और पहले भी मैं हमेशा इस बारे में उदास रहता था अपनी पिछली रूसी जिंदगी में। पिछले साल मेरे पास वाकई बहुत पैसे थे, तो मेरे हिसाब से, यानी मैं एक महीने में तकरीबन $3000 खर्च करता था। कोलंबियाई पैमानों के मुताबिक ये बस कह सकते हैं कि मैंने पूरे दौलत को बहा दिया। तो मैंने खर्च किया पूरे एक साल में आदी हो गया। ऐशो इशरत की जिंदगी। और फिर आपको ये कमी महसूस हुई। और मेरे साथ तो ये भी हुआ कि मैंने ये कमरा $150 में किराया पर लिया, वहां मुंतकिल हुआ, और मेरे पास 3 दिन तक एक पैसा भी नहीं था, यहाँ तक कि अपने लिए एक छोटी सी रोटी खरीदने के लिए भी। मैं बस नलके का पानी पी रहा था, तो साथ ही भूखा भी रहा। तो उसी बहरान के लम्हे में मैंने खुद को इस ख्याल में पाया, भाई तुम तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहे। मेरे अंदर कोलंबियाई रूह सरायत कर गई है। अपनी कोलंबियाई रूह के बावजूद गैर कानूनी कोलंबियाई कामों में उन दर्रे जेल के बाद नहीं लगा। बस
बुनियादी काम करने में दिलचस्पी नहीं रही। दर हकीकत सारा मुनशियात का कारोबार बहुत बुनियादी है। वहाँ एक ही खतरा, ये तो बस हुक्काम के हाथों पकड़े जाने की बात है, और ये तो फायदे के बारे में नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं मुनशियात के खिलाफ हूँ, मैं ये भी कहूँगा कि मैं कानूनी हैसियत के हक में हूँ। लो हॉलैंड की मिसाल लेते, ये एक पुराना मिसाल है, कई सालों से वहाँ कानूनी हैसियत है, और हॉलैंड यूरोप के सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है, क्योंकि जब आप लोगों को तालीम देते हैं, जिंदगी गुजारने का मौका देते हैं और मुआशरे को फायदा पहुंचाने का मौका देते हैं। शायद वीकेंड पर क्लब में एक गोली खा लो, ये आदमी तो चाहेगा। अपनी जिंदगी को लनती मुनशियात की वजह से बर्बाद करने का इरादा नहीं है, कोई ख्वाहिश पैदा होती। उन दर्रे ने जेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले लोगों को देखा, लेकिन वहाँ लोगों ने जिंदगी को नए सिरे से सोचा। यकीनन वहाँ हकीकी माफिया है, यकीनन वहाँ एक निगरान भी है, और जेल में ये हुक्म है, दोस्तों हम तो पहले ही सलाखों के पीछे हैं, हमें इजाफी दबाव बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर अपने दोस्त पर चलाने का सोचा, खुदा न करे लड़ाई शुरू कर दी, तो दोनों को बाहर बरहना रात गुजारनी पड़ेगी। 3-4 दिन बर्फानी पानी के नीचे चंद घंटे खड़े रहना। जेल में कर्जदारों को सख्त सजा दी जाती है। हफ्ते में अगर कर्ज नहीं लाते तो सजा मिलती है। तो 300 स्क्वाट्स शुरू करें। हमें 1000 करने पर मजबूर किया गया। को भी स्क्वाट्स करने पड़े थे। एक मकामी लड़के के साथ एक छोटा सा झगड़ा हुआ जो गांजा बेचता है, माफिया के कंट्रोल में है। वो गया, शिकायत की और मुझे 300 स्क्वाट्स करने पर मजबूर किया। 300 स्क्वाट्स किए जा सकते हैं। जो लड़का 1000 स्क्वाट्स करके आया वो नहीं चल सका। लेकिन जेल की जिंदगी झोंपड़ियों की जिंदगी की तरह है। यहाँ काम भी है, ज्यादातर लोग हाथों से बनाते हैं। जेल में अब सब कुछ खरीद सकते हैं, बियर और रोम भी। मैं ये नहीं कहता वहाँ हर जगह लोग गांजा पी रहे हैं, जोइंट लिए फिरते हैं। 24 घंटे और वीकेंड, हफ्ते और इतवार मुलाकात के दिन है। अब औरतें आती हैं, कैमरे में जाते हैं, सेक्स हो और सब कुछ मजेदार है जैसे कोलंबिया। सब जेलें ऐसी नहीं होती, लेकिन एंड्रयू नर्म जेल में गया। जेल में सबके साथ खास तौर पर दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पूरे दिन मौसीकी चलती रहती है। कैमरे में दरवाजे कभी बंद नहीं होते, कोई ताले नहीं हैं, बस जा जहाँ चाहे। आप कैंप के इतने बड़े अलंबरदार हैं। दिन में 3 बार खाना रियासत की तरफ से मुफ्त। यहाँ एक दुकान है जो खाने पीने की चीजों की है। 2 किचन है, खाने पीने की चीजें खरीद लो, पकाओ अगर तुम्हें पसंद नहीं है। मुझे अपनी वतन के लिए अफसोस हुआ। मैं अपनी बेटी के साथ मास्को रूस के दारुल हुकूमत में अस्पताल में लेटा हुआ था। डॉक्टरों का बहुत शुक्रिया, रूसी डॉक्टर एक आला सतह के हैं। खाना अब लोग हमें इतना क्यों नहीं पसंद करते, यानी खाना वाकई नाकाबिल बर्दाश्त है। चोकर से बनी किटली, कपड़ों की बो वाला कंपोट, और यहाँ ऐसी खाना था, यानी वहाँ पहला दूसरा और ये हमेशा अतोबोश्त होता है, आ चिकन आ मछली के साथ गार्निश। तो यानी मैं ऐसा हूँ दोस्तों, यहाँ मैं ऐसा ही सजा देता हूँ। Да я знаю людей, которые заплатят еще. खास तौर पर कारोबारी कैदी जेल में दिलचस्प कारोबार करते हैं। और ये बरतानवी शहरी है, वो बोलीविया गया, 5 किलो कोकीन खरीदी और लापाज शहर में निकलते वक्त पकड़ा गया। इसे पकड़ लिया गया, इसे जेल भेज दिया गया और 18 साल की सजा सुनाई गई। और ये कारोबारी शहरी जो अस्तविकी से है, लगता है कि इसने शुरू किया वहाँ टूर्स का इंतजाम करना। जुर्म में सजा याफ्ता कैदी को बाहर सैर करने नहीं छोड़ेंगे, लेकिन किसी को बाहर से टूर पर आने की इजाजत दे सकते हैं। जी हाँ, बड़ा करम। दिन में 70 लोगों को दाखिल करता था। इससे रिहाई के बाद एंड्रयू को नई जिंदगी शुरू करना मुश्किल। जब मैं जेल से निकला, मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मैं बाहर निकलता हूँ और पैसा नहीं है, और मेरे बॉस मैं कहा थोड़े पैसे ले लो ताकि तुम्हें वहाँ पहले चंद दिनों के लिए काफी हो, ताकि तुम किसी हॉस्टल में रह सको। बॉस ने मुझे पैसे दिए, लेकिन मेरे पास कोई राब्ते का जरिया नहीं है, और जेल के मुहाफिजों ने मुझे जब्त शुदा चीजों में से एक स्मार्टफोन तोहफे में दिया। मैं बहुत खुश हुआ, सोचा मेरे खुदा कितने प्यारे लोग हैं। एंड्रयू ने रहने और गाइड बनने का सोचा। आहिस्ता आहिस्ता हाँ, मैं इस समत में तरक्की करने लगा। अल्लाह का शुक्र है कि ये अच्छी तरह से हुआ। फिर किसी न किसी तरह कैफ और मॉस्को की टूर एजेंसियों ने मुझे तलाश कर लिया, जो खास तौर पर VIP लोगों के साथ काम करती हैं, और मैंने ये जगह संभाल ली। फिर ओरल और रिश्का हमारे पास आए, मैंने उनके साथ काम किया। मैं लोगों को अपने पसंदीदा मकामात दिखाता हूँ, हम बातचीत करते हैं, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और वो दिलचस्पी से सुनते हैं। ये एक अच्छा तबादला है। आखिर में मुझे तनख्वाह मिलती है। क्या तुम एस्कोबार के भाई से वाकिफ हो? हाँ, मैं जाती तौर पर जानता हूँ और उसके लिए काम भी किया है। उसका नाम रॉबर्टो डी हिसिस एस्कोबारा गाविरिया है।
یہ پابلو اسکوبار کا حقیقی اور بڑا بھائی اور ان کے پاس تو ایک بہت بڑی فیملی تھی. ان کے 7 بچے تھے. De aquí exactamente, sí, don Roberto. Eso, muy lindo. Muchas gracias. एंड्रयू रोबर्टो एस्कोबार के साथ है जो ऑटोग्राफ देता है और अपनी उंगली का निशान भी छोड़ता है. ہاں روبرٹو نے 15 سال قید کاٹ لی. اس نے بہت مشکل وقت گزارا کیونکہ اس نے اس لمحے تک 1 سال قید کاٹ لیا تھا جب پابلو ہلاک ہو گیا اور 16 دن بعد 18 دسمبر کو ہمارے روبرٹو کے لیے ایک بم والی پیکج بھیجی گئی. اندر سے جیل کی انتظامیہ نے بلایا. میں نے تم سے کہا پیکج اسے علیحدہ کمرے میں بند کر دیا گیا ایسا طریقہ کار ہے. یہ پروٹوکول تھا. اس نے کھولنا شروع کیا اور اسے احساس ہوا کہ اندر بم ہے تو اس نے اسے کونے میں پھینک دیا اور خود زمین پر گرنے لگا اور یہاں ایک دھماکہ ہوا. یہ اس کی زندگی بچانے کا باعث بنا کہ اس نے اسے پھینک دیا لیکن اس کی بینائی سے محروم ہو گیا. یہ بم تقریباً ایسا ہی تھا. پھر بھی اس نے قید کاٹ لی. وہ آزاد ہو گیا اور پھر کچھ آمدنی کا ذریعہ منظم کرنے کے لیے اس نے ایک میوزیم کھولا. روبرٹو اسکوبار کا گھر میوزیم ہے اور کارٹل کے بارے میں بتاتا ہے. یہاں آپ اس سے کچھ سوالات پوچھ سکتے ہیں. इस म्यूजियम में एंड्रयू ने अरसा काम किया. اور پہلے سالوں میں میں ایک روسی گائیڈ کی حیثیت سے کولمبیا میں اپنے روسی اور روسی بولنے والے سیاحوں کو میں ہمیشہ اس میوزیم میں بھی لاتا تھا. اور جب خصوصی آپریشن شروع ہوا معاف کرنا میں تھوڑا دباؤ محسوس کیا. میں نے سوچا اب تو سیاح میرے پاس بالکل نہیں آئیں گے. اور میرے پاس ایک اور بات تھی. میرے 70% سیاح یوکرین سے تھے اور 30% روس سے. مجھے میوزیم سے فون آتا ہے. مجھے روبرٹو کی بیوی کلاڈیا فون کرتی ہے اور کہتی ہے اینڈریو تم کیوں پریشان ہو؟ آپ ہسپانوی بولتے ہیں, تم انگریزی بولتے ہو, تم گائیڈ ہو, تو آؤ ہمارے ساتھ یہاں میوزیم میں کام کرو. اور بس میں اگلے دن کام پر گیا. یہ سب کچھ کرنے کے لائق تھا کیونکہ کام کی شفٹ کے بعد 6 بجے کے بعد کئی بار ایسا ہوا ہم روبرٹو کے ساتھ بیٹھتے, بیئر نکالتے. وہ تھوڑا سا پیتا ہے, اسے بیئر پسند ہے, اور وہ ایسی کہانیاں سنانا شروع کرتا ہے جن کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا. Я его всегда подкалывал, я говорю, Дон Роберто, говорю, я копать вот обожаю, и лопата, говорю, у меня, ох, есть, ты скажи, где? वो इस बारे में सोचता है. मसलन सीरियल उन्हें हकायक को मस्ख किया. ہاں انہوں نے حقائق کو مسخ کیا ہے. وہ کہتا ہے اس نے سیاحت کا ایک بہاؤ لایا ہے, لیکن وہ کہتا ہے دوستوں میں پھر بھی تاریخی درستگی اور انصاف کے حق میں ہوں. تو روبرٹو اس بات پر حسد کرتا تھا. اس کی اپنی حیثیت اتنی اچھی نہیں تھی. وہاں بہت کچھ دکھایا جاتا ہے. میں نے اگرچہ یہ ایک جرم ہے لیکن میں مافیا کے خلاف ہوں. مجھے پابلو اسکوبار کیوں پسند ہے حالانکہ وہ ایک خونی دہشت گرد تھا. طرح کی دوسری چیز, پابلو اسکوبار نے غریبوں کو نہیں لوٹا. وہ امیر لوگوں کو منشیات بیچتا تھا جو انہیں خرید سکتے تھے. اس نے غریبوں کے ساتھ بانٹا. روسی مافیا کیا کرتی ہے؟ ہر ایک کو لوٹتی ہے جس تک پہنچ سکتی ہے. कोलंबिया में माफिया का बुनियादी कारोबार मुनशियात की स्मगलिंग है. ये नहीं, بینکوں کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے ابھی تک ایک نہیں سنا. پچھلے چند سالوں میں کامیاب ڈکیتی. جب میں جیل میں بیٹھا تھا ریو نیگرو میں, یہ میڈیلین کے قریب ہے, میں وہاں جیل میں بیٹھا تھا اور میں نے خاص طور پر ڈاکوؤں کے ساتھ سیل میں وقت گزارا. لوگ تھے جنہوں نے بینک کو لوٹنے کی اور وہ سابقہ. تو ایک دن انہوں نے بینک لوٹنے کا فیصلہ کیا. اب بہت مشکل ہے, پولیس زیادہ ہے, وہ متحرک ہیں, سب کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں, ایک ڈرائیور اور ایک نشانہ باز. ان سے بچنا ناممکن ہے. ان کے درمیان واضح تقسیم ہے. ہم چھوٹی موٹی چیزوں میں نہیں پڑتے, لیکن بینک کی ڈکیتی واقعی ایک سنجیدہ جرم ہے. یہ لوگ مسلح ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی ایک حد پار کر چکے ہیں. یہ ایک بہت سنجیدہ غیر سماجی عمل ہے اور انہیں صرف موقع دو, وہ تو جیسے جولیٹ ہیں. Ура, можно пострелять, ковбой, вперед! मुनशियात के कार्टेल्स दर्जनों फिल्मों ने कोलंबिया को मशहूर कर दिया, लेकिन अब उसकी शबी मुनशियात के साथ जड़ गई है जो कोलंबाइयों को अफसरदा करती. مجھے ذاتی طور پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن میں یہاں پیدا نہیں ہوا, اس لیے مجھے نہیں چھیڑتی کہ کوئی میری وطن کو بدنام کرنا چاہتا ہے. ये वाकई انہیں بارا لگتا ہے. برا لگے گا جب کہا جائے یہاں صرف منشیات ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر مجھے ابھی یہ بتایا جائے کہ روس. یہ صرف ظاہری جارحیت. یہ گاؤں میں ایک ٹوائلٹ ہے, زمین میں ایک گلا. نہیں دوستو, یہی نہیں. Москва, например. Да, она за пояс заткнет очень многие европейские столицы по напичканности вообще технологиями. चाहे कोलंबियाई लोग नाराज हों, लेकिन मुनशियात वाकई यहाँ हर जगह फैल गई है.
تو ہمارے پاس ایسا ایک علاقہ ہے، میڈیلین میں اسے باروانٹوکا کہتے ہیں۔ یہ تمام ممنوعہ اشیاء کا سپر مارکیٹ ہے۔ وہاں صرف چند چیزیں کرنا منع ہے۔ وہاں کسی کو بھی لوٹنا اور چوری کرنا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا چوہوں مار دیں گے، خاندان ختم کر دیں گے۔ دکان ہے، گاہکوں کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اور فلمانا بھی بالکل نہیں ہے۔ اور فلمانا نہیں ہے۔ یہاں انٹوکیا میں کلاشنکوف کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے کیونکہ پولیس بہرحال علاقے کی گشت کرتی ہے۔ یقیناً بغیر کسی خاص جنون کے بوس پولیس اسٹیشن کو اچھے کمیشن ملتے ہیں۔ جبکہ کولمبیا میں ممنوعہ اشیاء تیار کی جاتی ہیں، لوگوں کو گندے مواد سے زہر دیا جاتا ہے۔ میرا سب سے پہلا صدمہ یہ تھا، میں نے سوچا تو شہر میڈیلین میں پابلو اسکوبار، تو یہاں بالکل سستا اور صاف ستھرا پروڈکٹ سڑک پر خریدا جا سکتا۔ دوستو افسوس، یہ بات درست نہیں ہے۔ لوگ غریب ہیں اور مافیا زیادہ منافع چاہتی ہے۔ وہ اچھا مال لیتے ہیں اور اسے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، کچھ خطرناک چیزوں کے ساتھ، جیسے کہ فارمیسی سے ملنے والی کیفین کی گولیاں جو بہت سستی ہوتی ہے، اور یہ یقیناً بہت سستا بیچا جاتا ہے، لیکن وہاں کوئی معیار نہیں ہوتا۔ سانتا مارٹا میں تم تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے لیکن تم یہاں پھنس گئے، تو تمہیں کیا چیز اتنا متاثر کر گئی؟ Здесь Не, здесь совсем другой интерес. другая зависимость. Да, другая зависимость, вот точно. Дайверская лихорадка. انڈری نے ڈائیونگ شروع کی اور اسے کرنے لگا۔ A trabajar, no, a bucear. میں نے عرصے سے زیر آب دنیا سوچا تھا اور پہلے ہی دن میرے کان میں درد ہوا۔ مجھے وہاں جسمانی احساسات پسند نہیں آئے کہ وہاں گیلا، سرد اور پانی دباؤ ڈال رہا تھا۔ اگلے دن میں ایک خیال کے ساتھ جاگتا ہوں، میں دوبارہ پانی کے نیچے کچھ کچھی، مرجان اور مختلف مچھلیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس ڈائیو سینٹر میں ڈائیونگ انسٹرکٹر کا معاون کام کر رہا ہوں، اور یہ گاڑی ہے، ہم اس کے ساتھ یہ ٹریلر جوڑتے ہیں۔ وہاں بہت ساری ہوا کے ساتھ سلنڈر، سامان بھر کر ہم پشتی کے اسٹیشن کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ Oh, bien. Súper bien, súper bien. No, what? یہ ڈائیو سینٹر کا دفتر ہے۔ یہاں کلائنٹس آتے ہیں، وہ کوئی زیر آب کا ٹور خریدتے ہیں اور ہم وہاں ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم دوبارہ، یہ کولمبیا کے ملین آبادی شہر کا مضافاتی علاقہ ہے۔ سڑکوں پر موٹر سائیکلیں ہیں، بسوں کی ایک لین مختص کی گئی لیکن یہ خیال ناکام ہو گیا۔ ثانوی سڑکیں بغیر اسفالٹ کی ہیں اور یہ میرا ہوٹل ہے۔ ریسپشن جالی کے پیچھے ہے اور چابیاں اور ریموٹ بھی دیے جاتے ہیں جنہیں واپس کرنا ہوگا۔ کمرے کے دروازے کے قریب کوریڈور میں ایک موٹر سائیکل کھڑا ہے۔ آرام دہ کمرے میں 2 ساکٹ ہیں اور دونوں اونچائی ہیں۔ پڑوسی سڑک بھی کچی ہے۔ لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے ہیں اور بائک پر سامان لے جاتے ہیں، لیکن کھانا زبردست ہے، ذائقہ دار اور سستا۔ یہ میگا پولیس کی رات کی زندگی، کچرے کے پہاڑ اور ٹرانسپورٹ کی روانی ٹک ٹک ٹیکسی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ میں گلے کھڑا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں۔ ایک ڈرائیور بغیر کسی اپلیکیشن کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہاں میرا پسندیدہ جگہ پھلوں کی دکان ہے۔ ساری ایک زوٹک چیزیں تقریباً $0.5 فی کلو ہیں۔ کیلے کو تقریباً بالکل مفت ہیں، تو $3 میں نے ایک بیگ لیا اور 5 قسم کے پھل جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں چکھا۔ $3 یہ کیا مونسٹر ہے دوستو؟ میں یہ سب کیسے کھاؤں گا؟ کیا تم نے لالچ کیا؟ یہ تو گہری رات ہے جب میں خوف کے ساتھ اپنے بستر سے اترا۔ یہ عام اتنے جارحانہ انداز میں بیچے جا رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ کولمبیا سے میرے انسٹاگرام پر بہت ساری تصاویر اور کہانیاں محفوظ ہیں۔ وہاں میں اپنی باقی تمام سفر کی دلچسپ لمحات بھی شیئر کرتا ہوں۔ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرو۔ ووا کارمان۔ کولمبیا میں رہنا اچھا ہے جن کے پاس پیسہ ہے، اور یہاں تنخواہیں انتہائی کم ہیں۔ یہ ایک غریب منشیات کی کیلے کی جمہوریہ ہے، ابھی تک بہت بڑی بدعنوانی اپنے تمام امکانات کے ساتھ۔ کولمبیا ایک بڑی بس زراعتی سرزمین کی طرح ہے۔ بدقسمتی سے یہ سب کچھ برباد ہو چکا ہے۔ حکومت صرف چوری کر رہی ہے، ہر طرف مافیا ہے،
اور می بی لینی میں تنخواہ، جو دارالحکومت کے بعد دوسرا سب سے کامیاب تجارتی شہر ہے، تقریباً $300 مہینہ ہے۔ میں نے ماسکو میں تجارت کی تھی، میرے پاس ایک ٹور ایجنسی تھی۔ یہ تمام کہانیاں ٹریفک اور منشیات کے بارے میں صرف پیسے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اپنے اصحاب کو چھیڑنے کا دل چاہتا تھا اس کھیل میں کھیلنے کا۔ اگر 10 سال پہلے کوئی کہتا کہ تم وہاں 1 کلو کوکین رکھو گے، میں کہوں گا دوست تم نے خود شاید 1 کلو کوکین استعمال کی ہے، ورنہ تم ایسی بے وقوفی کیوں کر رہے ہو؟ ایک لڑکا پیسے مانگنے آیا، لیکن انگریزی میں اس نے ہسپانوی میں بھی بات نہیں کی۔ میں دیکھتا ہوں یہ شاید کولمبیائی نہیں ہے، بلکہ یہ اکثر وینزویلا کا پناہ گزین ہے۔ تو میں پہلے سے رہ رہا ہوں، اس لیے میں نے ان کو ظاہری علامات کے ذریعے پہچاننا سیکھ لیا ہے۔ ہاں بالکل، وینزویلیائی اتنے مجبور ہیں کہ اپنی زندگی بدلنے پر مجبور ہیں کہ وہ دوسری ملک میں جا کر غیر ملکیوں سے پیسے بھیک مانگتے ہیں، لیکن انگریزی میں اسکوبار کے میوزیم کے گھر میں تم کتنے پیسے کماتے ہو؟ گائیڈز مہینے میں تقریباً $2000 کماتے ہیں۔ یہ می بیلینی کے معیار کے لحاظ سے بہت بڑی رقم ہے۔ ایک حوالہ کے طور پر میں کہوں گا کہ بیچاری کولمبائیوں کے لیے مجھے بہت افسوس ہے، انہیں پورے مہینے میں 6 دن کام کرنا پڑتا ہے تاکہ $300 حاصل کر سکیں۔ آخر میں جو لوگ کھانے کی ترسیل میں کام کرتے ہیں وہ تقریباً اتنا کماتے ہیں، $30 روزانہ، یعنی یہ بھی 1000 تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن کولمبائیوں کا روز کے بارے میں بہت کچھ کہنا ہے۔ یہ عام ہے، تمام لاطینی ممالک کے بارے میں روس کو پسند کیا جاتا ہے، روس کو پسند کیا جاتا ہے، ہماری تاریخ کو پسند کیا جاتا ہے۔ میں بس وہاں کچھ لڑکوں کے ساتھ بار میں ملتا ہوں، یعنی ہم لائبریری میں نہیں ہیں، ہم بار میں ہیں، ہم بیئر پی رہے ہیں۔ وہ جان لیتے ہیں کہ میں روس سے ہوں اور پھر дельчаспи لیتے ہیں۔ А братьев Карамазовых тычет. Я такой, что ты сейчас сказал? А на дне? А Чехова «Вишневый сад». Я перечитал вообще всю классику нашей российской литературы. تاکہ خدا نہ کرے ایسی صورتحال میں نہ پھنسوں کہ وہ مجھے کہیں تمہیں یہ نہیں معلوم تھا۔ وہ ہماری تاریخ کو پسند کرتے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ وہ اس کو کتنی گہرائی سے جانتے ہیں۔ وہ ٹیلی ویژن پر ہمیں پسند نہیں کرتے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ سابق سوویت اتحاد میں لینن میدان تھا، بولیور میدان ہے۔ ہاں دوستوں، اور یہ بنیادی طور پر بے وجہ نہیں ہے۔ سیمون بولیور خود وینزویلا کا باشندہ، وہ کارکاس میں پیدا ہوا۔ وہ ویسے یہاں سانتا مارٹا میں 170 سال پہلے فوت ہوا۔ اس کی باقیات یہاں سانتا مارٹا کے کیتھیڈرل میں تھیں، لیکن آخرکار وینزویلیو میں ان باقیات پر اپنے حقوق ثابت کیے اور انہیں کاراکاس اس کی وطن میں منتقل کر دیا۔ اس نے بہت کچھ کیا، وہ واقعی ہسپانوی ظلم سے آزادی کے لیے لڑا اور اس نے اس علاقے کو آزاد کیا جسے پہلے گرین کولمبیا کہا جاتا تھا۔ یہ واقعی ایک وسیع علاقہ ہے جو اب بہت سے ممالک میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اس میں کولمبیا، ایکواڈور اور وینزویلا شامل ہیں۔ اگر میں غلط نہیں ہوں پیرو، برازیل بھی۔ اسپانیوں کے خلاف جدوجہد عرصے تک کولمبیا کا قومی نظریہ رہا، لیکن وہ ان کے لیے چیزوں کے لیے شکر گزار ہے۔ ہاں، دوسرے ممالک کو فتح کرنا غیر اخلاقی ہے اور وہاں سے سارا سونا چوری کرنا، لیکن انہوں نے یہ سب یہاں لایا۔ ٹیکنالوجی، اگر آپ انگریزوں کو دیکھیں تو آپ بھارت میں ریلوے کے نظام پر نظر ڈالیں، یہ سب انہیں کس نے بنایا؟ انگریز۔ کولمبیا شاندار ہے اور یہ چھوڑتا نہیں، نہ ہی مجازی طور پر اور نہ ہی حقیقی معنوں میں، کیونکہ یہاں سے اڑ کر جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ میں تلاشی کے دوران ہوں، اپنے پھیپھڑوں کی تصویر ممکن نہیں، ایسا کسی ہوائی اڈے پر نہیں دیکھا۔ سب سے پہلے سامان کی جانچ کے بعد ہر شخص کو، ہر ایک کو خاص کتا چیک کرتا ہے، اور خاص طور پر مشکوک افراد جیسے کہ میں، اضافی جانچ کے لیے لے جایا جاتا ہے جہاں سب کچھ چیک کیا جاتا ہے۔ تم اپنی تمام چیزیں نکالتے ہو اور ہر سینٹی میٹر کو چیک کرتے ہیں، یہاں تک کہ تمہاری ہر ٹی شرٹ کو بھی، اور پھر ایکس رے پر لے جایا جاتا ہے۔ یعنی اگر میں نے اپنے اندر کچھ چھپانے کی کوشش کی تو اپنے اسے تلاش کر لیا۔ آگے اور بھی بہت سے چیکنگ کے مراحل ہیں۔ یہاں انتظار کے حال سے کچھ مسافروں کو بلایا جا رہا ہے، ظاہر ہے انہوں نے سامان میں کچھ پایا ہے۔ لوڈنگ پر، جہاں سمگلنگ کرنا آسان ہے، ملازمین ایک دوسرے کی باری باری تلاشی لیتے ہیں، ہر ایک کی سامان کی ٹالیوں آنا ہو گیا تالے میں، اور لوڈنگ سے پہلے ہر بیگ کو ایک بار پھر چیک کیا جاتا ہے۔
फिर भी मैंने खास यादगारें अपने साथ नहीं लाई और खैरियत से उड़ान भर ली, ये सोचते हुए कि मैं जरूर वापस आऊंगा। नए एपिसोड्स मिस न करने YouTube, Instagram सब्सक्राइब करो। हर जगह हूँ वो खुदा।